गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम स्टार्ट करने वाले आ जाता है चरक सूत्र छठा अध्याय। ठीक है, चरक सूत्र 6 छठा अध्याय। तो उसका जो नाम है वो क्या जाता है, तस्य श्री अध्यायनम। ठीक है, क्या जाता है, तस्य श्री अध्यायनम आ जाता है। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम ऋतुचर्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऋतुचर्या के बारे में। और ये भी पूछा जाता है कि ऋतुचर्या कौन कौन से चैप्टर में बताया गया है। तो ऋतुचर्या जो है, एक तो चरक सूत्र 6 में बताया गया है, एक शीर्ष सूत्र 6 में बताया गया है। ठीक है, और अष्टांग में कहाँ है, तो अष्टांग हरित सूत्र 3 में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि मात्रा शिति अध्यायनम के बाद क्या है, तस्य श्री जो है, तस्य शिति अध्यायनम की हम क्या है व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका यहाँ सेकंड पेज जो नंबर है। और सेकंड नंबर पे क्या लिखा उन्होंने सेकंड पेज पे, कि सबसे पहले जो हमारी ऋतु है, तो उन्होंने बता दिया कि जो ऋतु होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं षड ऋतु। ठीक है, तो षड ऋतु कैसे, उन्होंने तीन तीन ऋतुओं को डिवाइड किया है दो भाग में। तो एक होगी अदान काल वाली, एक हो जाती है विसर्ग काल वाली। ठीक है, अदान काल में 3 ऋतुएं चलेगी और विसर्ग काल में 3 ऋतुएं चलेगी। तो टोटल कितनी होगी, 6। तो ये षड ऋतु के बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है। ठीक है, कि प्राकृत अवस्था में कैसा होगा और विकृत अवस्था में हमारे शरीर में क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, प्रकृति में और शरीर में उसकी क्या क्या स्थिति रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वस्वृत के पालन के विभाग से क्या है, ऋतु का विभाग। जो अगर स्वस्वृत का हिसाब से देखें तो ऋतु को क्या है, उन्होंने देखो एक साल जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, उसको सत्सर्वर कहते हैं सवस्तर। ठीक है, उसमें क्या, उसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि षडंग किस में डिवाइड हो गया, दैट इज़ षडंग में डिवाइड हो गया, मीन 6 में डिवाइड कर दिया। जो क्या था, संवत्सर था, क्या था, संवत्सर था, उसको उन्होंने क्या किया, 6 भागों में डिवाइड कर दिया। अब 6 में जब डिवाइड किया तो उसमें क्या हुआ, उसमें 3 चले गए आदान में और 3 चले गए किस में, दक्षिणायन में। ठीक है, आदान और विसर्ग बोल लो, उत्तरायण और दक्षिणायन बोल दो। ठीक है, तो हुआ क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऋतुएं होती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं। उसमें आता है कि शिशिर, ठीक है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो जो पहली 3 थी, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये चली जाती हैं आदान में। वर्षा, शरद और हेमंत, तो ये 3 ऋतु किस में चली जाती हैं, ये चली जाती हैं विसर्ग काल में। ठीक है, दक्षिणायन में। तो यही चीज़ों में बोला है कि संवत्सर क्या होता है, एक साल। ठीक है, जिसमें 6 ऋतु आती है उसको क्या बोल देते हैं, संवत्सर बोल देते हैं। ठीक है ना, वही उन्होंने एक विमर्श में भी देखो क्या लिखा हुआ है। विमर्श में उन्होंने लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार क्या है, संवत्सर को 2 भाग में, 2 भाग कौन से आएंगे, उत्तरायण, दक्षिणायन या फिर आदान काल, विसर्ग काल। उसमें उन्होंने बोला कि 3 में, तो 3 कौन कौन से आ गए, हम बोल रहे हैं ना कि जो अदान है उसमें 3 आती है, विसर्ग में 3 आती है, तो वो आ गया। उसमें उन्होंने बोला है 6 में, तो 6 में कैसे, उन्होंने सिर्फ ऋतुओं का नाम ले दिया। ठीक है ना, 6 में क्या आ गया कि सीधा ऋतुओं के नाम बोल दिए, तो वो 6 हो गया। तो 12 में क्या है, एक ऋतु में 2-2 मास हैं। ठीक है, तो उस तरह के इन्होंने डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखो। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आ जाता है कि जो सुश्रुत हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या है, उन्होंने वर्षा को प्रावृत माना है। वर्षा को प्रावृत ऐसे नहीं है कि वर्षा की जगह पर माना है, उन्होंने वर्षा को प्रावृत माना है। मीन्स जो कि जो वात था वो प्रकोपित होता था वर्षा ऋतु में, लेकिन सुश्रुत की जो ऋतुएं बताई गई हैं उसमें प्रावृत ऋतु में क्या है, प्रावृत में वात का प्रकोप होता है। वैसे जो षाडंगधर है, तो षाडंगधर का भी यही है कि वर्षा में क्या है, प्रावृत, वर्षा को प्रावृत मानना है। ठीक है ना, उन्होंने क्या है, शिशिर ऋतुओं को नाम मानकर उन्होंने जो ऋतुएं स्टार्ट की हैं वो बसंत ऋतु से स्टार्ट की है। ठीक है ना, बसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आ जाती है प्रावृत, प्रावृत के बाद वर्षा। ठीक है ना, फिर वही है शरद और हेमंत। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि चरक और शुशु ने संशोधन के लिए प्रावृत को लेकर और सरस्वती को लेकर, शिशिर को लेकर 6 ऋतुएं मानी हैं। देखो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ बताई गई है कि जो आचार्य चरक और सुश्रुत हैं, अगर वो बात करते हैं संशोधन की, संशोधन मीन्स वही पंचकर्म की, तो प्रावृत को लेकर। ठीक है, तो प्रावृत वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा जब नस्य हम कर रहे थे तो उसमें प्रावृत वर्ड आया हुआ था, जब नस्य कर्म हम कर रहे थे नस्य के लाभ में। ठीक है ना, और अगर हम स्वस्वृत की बात करते हैं, स्वस्वृत की, हम जैसे नॉर्मल कोई इंसान है वो अपनी दिनचर्या चलाना चाहता है या ऋतुचर्या चलाना चाहता है, तो स्वस्वृत को लेकर क्या है, शिशिर को ही 6 ऋतुएं मानी गई हैं। पूछ लेते हैं कि संशोधन के आधार पर किसको माना गया है, तो प्रावृत को माना गया, लेकिन
स्वस्थ वृत्त को लेकर क्या है, शिशिर को क्या है लेकर 6 ऋतुएं मानी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है विसर्ग काल के बारे में बताया कि विसर्ग काल कैसा है। तो विसर्ग काल के वर्णन में बताया गया है कि विसर्गे पुनर्वायुर न अति रुक्षा। इसमें बोला कि जो विसर्ग होती है उसकी जो वायु होती है वो क्या है, न अति रुक्षा, वो इतनी रुक्ष नहीं होती, वह अत्यंत रुक्ष नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, दैट इज अ सोमश्च। ठीक है ना, सोम मतलब क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है ना, तो सोमश्च क्या बोला है, देखो ऊपर जो है हमने संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है, दैट इज अ अव्यहत। ठीक है ना, अव्यहत। तो उन्होंने बोला कि इसका मीनिंग यही है कि सोमी चंद्रमा जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण बल वाला होता है, बली वाला होता है। ठीक है ना, और समस्त जो भूमंडल होता है उससे अपनी किरणों को मतलब किरणें को फैलाकर विश्व को निरंतर क्या है, तृप्त करता रहता है। ठीक है ना, दैट इज़ अ तृप्त करता रहता है, ये इन्होंने चीज़ बोली गई है। बस इसमें मेन चीज़ न अति रुक्ष वाली बात को याद रखना है। नेक्स्ट अगला आया था कि अदान काल। तो ये नहीं, अगला चलो इसमें नहीं है। अब देखो इसमें क्या, उसमें हमने क्या बोला था, न अति रुक्ष। ठीक है, न अति रुक्ष, इसमें क्या लिख दिया, सीधा रोक्ष्य। ठीक है, तो क्या लिखा, यथा कर्म, क्या लिखा, यथा कर्म रोक्ष्यम। ठीक है ना, तो यथा कर्म अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि रुक्षता उत्पन्न करेगा, और रुक्षता होगी तो इट मीन्स क्या कि वो जो स्नेह अंश है उसको करेगा, उसका शोषण करेगा। देखो ठीक है ना, जहाँ पर रुक्षता होगी तो वो क्या करेगा, जो स्नेह अंश होता है उसका क्या करता है, शोधन ही तो करेगा, शोषण ही तो करेगा। तो उन्होंने वही लिखा है कि अदान काल में सूर्य अपनी किरणों से इस संसार में स्नेह भाव को कर लेता है। ठीक है ना, जलियांश को कर लेता है, तब वायु तीव्र और रुक्ष होकर संसार में स्नेह भाव का क्या शोषण कर देती है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि शिशिर वसंत ग्रीष्म इन 3 ऋतुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाने से रुक्ष रस क्रम से तिक्त कटु तक इसको ना हमेशा सील ऑर्डर में ही याद करना है, दैट इज़ अ तिक्त कषाय कटु। ठीक है ना, तो इन्होंने तिक्त कषाय कटु कैसे लिया गया है, इन्होंने क्या माना है कि हम लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं, अदान काल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अदान काल में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने वही चीज़ बोले कि इसका क्या है, यथा कर्म, कि तिक्त कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाने से इनमें क्या है, वृद्धि होती रहती है रसों की। उन्होंने बोला शिशिर ऋतु में तिक्त की वृद्धि होगी, वसंत ऋतु में कषाय की, और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की क्या है वृद्धि होने से क्या मनुष्य के शरीर में क्या है दुर्बलता आ जाती है। लिखा ना यथाक्रम, तो यथाक्रम का मतलब यही होता है कि सीरियल ऑर्डर में अगर हम चलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोली गई है कि इन ऋतु में ये ऋतु की क्या हो जाती है, ये रसों की इंक्रीजमेंट हो जाती है। ठीक है, ये देखो ऊपर भी यही लिखा हुआ है, इसको आप देख लेना। उसके बाद आता है विसर्ग। तो विसर्ग काल में प्रकृति और शारीरिक स्थिति में क्या बोला गया है, तो उन्होंने जस्ट कुछ नहीं बोला, उन्होंने यही बोला है कि जो विसर्ग काल होती है उसमें हमने क्या बोला, ना अति रुक्षा मीन्स अत्यंत रुक्ष नहीं है, तो उन्होंने वही वर्ड यहाँ बोला गया है, दैट इज़ अरुक्ष। ठीक है ना, एक तो आ गया कि अरुक्ष रसा। ठीक है, इसमें ये बोला कि वसंत शरद हेमंत, ये तो पता ही है कि जो लास्ट की 3 होंगी वो हम पहले बता चुके हैं, जो लास्ट की 3 होंगी तो वो किस में चली जाएंगी, वो विसर्ग काल में चली जाएंगी। ठीक है, जब सूरज होगा वो दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, उस समय काल और जो होता है स्वाभाविक मार्ग और मेघ वायु और वर्षा के उसका तेज कम हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, तेज जो होता है वो कम हो जाता है, चंद्रमा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बल को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बल को प्राप्त कर लेता है। एक बात याद रखना, जो ऋतु है देखो, जो संवत्सर है मीन्स जो 1 साल है ना, उसको इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो 2 पार्ट थे वो कौन कौन से पार्ट आ गए, उत्तरायण, दक्षिणायन, या फिर अदान काल, विसर्ग काल, आग्नेय, सौम्य, कुछ भी, मतलब इनके ये नाम रखे गए हैं। एक्चुअली होता क्या है, याद रखना, जो अदान काल है, अब देखो अदान काल में ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है ना, क्योंकि क्या आता है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो याद रखना कि उसमें सूर्य का बल जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन जो विसर्ग काल होती है उसमें क्या होता है, सूरज का जो बल होता है वो कम होता है, चंद्रमा का बल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा होता है बल। तो इसलिए याद करना कि उस काल में अगर विसर्ग काल में पूछा जाए तो वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ चंद्रमा का बल अधिक होगा और सूर्य का बल कम होगा, ये लिख देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि उसमें जो देखो अब वो गर्मी है, रुक्षता होएगी वहाँ पे। ठीक है ना, सूखापन रहेगा, ड्राइनेस, तो हम लिख सकते हैं कि वहाँ क्या है, रोक्ष्य है। ठीक है, क्या है, रोक्ष्य, जिस वजह से क्या है, ये सभी चीज़ों का क्या है, जो जलीयांश भाग है उसका कर रहा है, शोषण कर रहा है। यही बोलेंगे ना कि ये क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये विसर्ग काल है, इसमें क्या अरुक्ष आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया।
अब देखो वहाँ पर जो रस बताए गए थे, ठीक है ना, जब हम ऊपर पढ़ रहे थे तो वहाँ क्या रस बताए गए थे, वहाँ जो रस बताए गए थे वो बताए गए थे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। ये तो आपको सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएगा, लेकिन रस कैसे है, पहले आ जाता है तिक्त, फिर आता कषाय, फिर आता कटु। लेकिन आप जब रस पढ़ते हैं तो उसमें कटु तिक्त कषाय होता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ क्या है, तिक्त कटु कषाय। इसको याद कैसे करना है, याद रखने के लिए कि नीचे से स्टार्ट करना है कि कटु आ गया, फिर ऊपर जाना सीधा तिक्त और बीच में कषाय, ठीक है ना। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ठीक है ना। अब ये याद हो गया कि कटु, फिर ऊपर जाना है तिक्त, फिर बीच में आना है कषाय, कटु तिक्त कषाय, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो एक, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी यही बताया हुआ है कि देखो यहाँ पर जो अरुक्षा लिखने के बाद ये जो श्लोका लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इतना, तो इसमें क्या है, इसमें भी सारे रस बताए हैं। और रस कौन से बताए हैं, अम्ल लवण मधुर। हम कैसे पढ़ते हैं, मधुर अम्ल लवण पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़ते हैं, मधुर अम्ल लवण, लेकिन इसको क्या लिखा हुआ है, अम्ल लवण मधुर। तो वही है, नीचे से स्टार्ट करके फिर ऊपर आके फिर बीच में आना है, ठीक है ना। तो पहले हमने सब ऋतुएं जो है उसको सीरियल ऑर्डर में याद कर लिया, ठीक है। याद करने के बाद इतना क्लियर हो गया कि जो पहली ऊपर की 3 ऋतुएं होंगी वो उसमें कौन से रस आएंगे, उसमें कटु तिक्त कषाय आएंगे। जो नीचे की ऋतुएं आएंगी उसमें कौन से रस आ जाएंगे, उसमें मधुर अम्ल लवण आ गया, ठीक है। इतना याद हो गया। अब इन लोगों को कैसे लिखना है, तो स्टार्टिंग में जो रस हम लिखते हैं वो ऊपर से लिखते हैं, लेकिन इनका क्या है, बीच में मतलब नीचे से लिखना है इनके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम जो संवत्सर है, पूरा साल है, उसको क्या है, 3-3 ऋतुओं में बांट दिया है, ठीक है ना। मतलब टोटल 6 ऋतुएं होती हैं, तो 3-3 ऋतुओं में इन्होंने बांट दिया। तो 3 ऋतुओं का तो हमें पता लग गया कि ये 3 ऋतुएं जो होती हैं तो वो कौन सी आ गई, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। जो पहली 3 थी उसमें आ गया कटु तिक्त कषाय, ठीक है। ये बता दिया कि सबसे पहले कटु आएगा नीचे, हमने जो स्टार्ट करना है इसमें नीचे इस तरफ से, तो नीचे, फिर ऊपर, फिर बीच में, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साथ में लिखा होता है, ठीक है ना, इसी के साथ यहीं पे लिखा होता क्या आता है, वर्षा, ठीक है ना, शरद, और साथ में क्या जाता है हमारा, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है, ये लिखा होता। तो इसमें क्या है, इसमें भी यही है कि पहले क्या आना था, मधुर, तो मधुर किधर आता है, एच मतलब हेमंत की तरफ, फिर ऊपर जाना था, फिर क्या आता है, लवन, तो लवन आना था इधर वर्षा में, और फिर आना था मधु, सॉरी उल्ट हो गया। इसमें क्या है, एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, अम्ल, ठीक है ना, तो अम्ल, लवण और मधुर, ठीक है, ये चीज़ें बोली हैं। तो इसको पहले इधर देखो, हम कैसे याद करते हैं सीरियल ऑर्डर में, मधुर अम्ल लवण, कैसे याद करते हैं, मधुर अम्ल लवण। तो उसी तरह करना, ये आ जाएगा हमारा मधुर, ठीक है, सबसे नीचे वाला मधुर, फिर ऊपर गए तो अम्ल आ गया, और बीच वाला क्या आ गया, लवण आ गया, ठीक है ना, सब याद हो गया। इसमें भी क्या है, सबसे पहले नीचे गए कटु, फिर गए तिक्त, फिर बीच में आ गया कषाय, ठीक है ना। वैसे क्या है, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है ना। तो वैसे क्या है, ऋतुओं का एक बताया कि इस ऋतु में ये जो रस हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि बताई गई है। इन्होंने एक छोटा सा डिफरेंस बता दिया कि आदान काल और विसर्ग काल में क्या डिफरेंस होता है। तो आदान काल में आता है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। उसके बाद ये जो इन्होंने दूसरी लाइन बोली गई है, ये जब आप पढ़ेंगे आगे, हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, वरना आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, सूर्य का एक उत्तरायण काल होता है, एक दक्षिणायन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आया था कि इसमें आग्नेय होता है, इसमें सौम्य होता है, इसमें सूरज का बल ज़्यादा होता है, इसमें चंद्रमा का होता है, इसलिए ये बोल दिया गया। नेक्स्ट आया था, जो वायु होती वो अतिरुक्ष होती है, जो वायु होती न अतिरुक्ष होती है। सूर्य का जो बल होता है वो क्या रहता है, पूर्ण रहता है। यहाँ सूर्य का बल क्या रहेगा, क्षीण रहेगा। यहाँ जो चंद्रमा का बल है वो यहाँ पर हीन रहेगा, और यहाँ पर वो ज़्यादा रहेगा। वही बोला कि सूर्य और वायु का जगत का शोषण करता है, और यहाँ चंद्रमा जो है वो क्या करता है, तृप्त करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि इसमें जो रस बताए गए हैं तो वो कैसे बताए गए हैं, वही है। सबसे पहले नीचे जाएंगे, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है, और इसमें मधुर, अम्ल, ठीक है, और लवण, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग को याद करनी है। नेक्स्ट आगे उन्होंने क्या बोल दिया, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक ये बताया कि कौन कौन सी जो ऋतु होती है उसमें जो हमारा बल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें कम होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ नहीं, हम टेबल पे सीधा आते तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें देखो क्या लिखा है, संवत्सर लिखा है, मीन्स 1 साल है, उसको क्या किया, 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया।
आदान काल और विसर्ग काल। इतना हो गया। उसके बाद क्या किया, आदान काल में 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वैसे ही क्या है जो वर्षा विसर्ग काल है उसमें वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अब बात रहेगी इसकी, मैंने पहले बोला कि जो ये हर एक जो मास है, हर एक जो ऋतु है उसके क्या है 2-2 मंथ्स हैं, 2-2 मास हैं। तो उसको याद करने से पहले, उसको याद करना तो आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी उसकी फ़िलहाल चरक में नहीं बताया गया है। चरक में सिर्फ ऐसे ही बताया गया। अगर आपको करना तो आप कर सकते हैं। आपको इसमें मेन पॉइंट क्या याद करना है, इसमें ये याद करना है, उसमें पूछा गया कि उत्तम बल किस में होता है, श्रेष्ठ बल किस में होता है। तो याद रखना जो बाहर बाहर रहते हैं तो उनका क्या होता है, उत्तम बल ज़्यादा होता है। ठीक है, उनमें क्या उत्तम बल होता है जो बाहर, मीन्स की शिशिर और साथ में क्या रहेगा हेमंत। तो इनमें क्या रहेगा, श्रेष्ठ बल रहेगा। क्या रहेगा, श्रेष्ठ बल रहेगा। ठीक है, अब जो बीच में रहेंगे दैट इज़ बसंत और शरद, तो उनका क्या रहेगा, मध्यम बल रहेगा। और ग्रीष्म और वर्षा ये इधर के रहेंगे, ये भी दौर्बल्य में रहेंगे। तो ये चीज़ों का क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह क्या हमारी जो इंट्रो था ऋतुओं को लेके वो कंप्लीट होता है। अब जो 6 ऋतु हैं उनके बारे में एक एक करके ऋतु को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऋतु आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास हेमंत ऋतु। एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चरक ने कौन सी ऋतु का फर्स्ट वर्णन किया है। ठीक है ना, फर्स्ट कौन सी ऋतु जिसका वर्णन किया है, तो वो आ जाती है हेमंत ऋतु। ठीक है, ये याद रखना। इसमें अभी क्या बोला है, दैट इज़ शीते शीत अनिल। ठीक है ना, क्या लिखा है, शीते शीत अनिल स्पर्श है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि हमें हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है और क्या है, शीतल वायु का स्पर्श होता है। ठीक है, शीतल वायु का क्या है, स्पर्श होता है। सरुधो, इसका मतलब क्या होता है, जो अग्नि होती है उसको क्या करते हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं। ठीक है, बलिना नाम बलि, तो क्या होता है कि पुरुषों में फिर क्या होती है, जो अग्नि होती है वो क्या बलवान हो जाती है। ठीक है, और पक्ता भवंती हेमतो, तो उसके बाद हमें क्या है, मात्रा द्रव्य गुरु सक्षम। तो इन्होंने ये बोला है कि जो मात्रा हमें क्या है, हम उसमें गुरु आहार जो है अगर हम उसको खाते हैं रेगुलर बेसिस पे या जैसे भी, तो वो हमारे लिए अच्छा माना गया। क्यों माना गया, बिकॉज जो बलिना नाम बलि बोला ना कि सर तो बलिना नाम बलि, इसका मतलब क्या है, जो अग्नि है वो अंदर जाके रुक जाती है और रुक जाने के कारण वो क्या करती हैं, शरीर में जो जठर अग्नि है उसको बलवान कर देती है। अगर हमारी जठर अग्नि बलवान होगी तो क्या होगा, कैसा भी खाना खाओ तो वो अच्छे से उसको पचा देगी। तो वो कब होता है, वो हेमंत ऋतु में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाया कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि स यदा, ठीक है, स यदा न ईंधनम युक्तम लभ्यते देहजम तदा। तो उन्होंने बोला कि इस प्रकार अग्नि के प्रबल होने पर उसके क्या है अनुसार ईंधन नहीं मिलता है। क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को क्या है, ये बोला जाता है आयुर्वेद में, अगर क्या है आप लोग कोई खाना खा रहे हैं, ठीक है, अगर क्या है आप लोग कोई खाना खा रहे हैं उसका पचना अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारी जो अग्नि होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा प्रकोपित हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, अगर ज़्यादा भूख लगेगी तो क्या होगा, हम अगर उतनी अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी कि जो अग्नि है वो हमारी धातुओं को खाना क्या शुरू कर देंगे। उसमें यही बोला है कि अगर जो ईंधन है, मीन्स की जो गुरु आहार है, ईंधन का मतलब यहाँ पर गुरु आहार लिया हुआ है, अगर जो शरीर है उसको गुरु आहार या आहार नहीं मिलता है तो अग्नि क्या करेगी, अग्नि जो प्रथम धातु जो होगी, ठीक है ना, रसे हीनते वायु शीते शीते प्रकोपित है, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी जो रस है, रसा मीन्स जो प्रथम धातु रस धातु होगी उसको क्या करेगी, ये जला देगी। ठीक है ना, क्यों जला देगी, वायु के प्रकोप से। अब देखो यहाँ पर ये जो हम पहले उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हेमंत ऋतु वो क्या है, पहले बोल चुके हैं शीते। अब देखो शीते मीन्स क्या है, शीत गुण है, तो ऑफकोर्स शीत गुण किस में होता है, वायु में ही होता है। तो क्या है, जब वायु अधिक हो जाती है, ये तो पता होगा कि जब जहाँ पर आग लगती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जब आग ज़्यादा लगती है तो अगर हवा चल रही हो, तो अगर तेज़ हवा चल रही हो तो आग की लपटें ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो वही है, तो वैसे वायु का संयोग हो रहा है, मतलब एक तरह से हो रहा है। तो जो जठर अग्नि है एक तो पहले से क्या है वो बंद है एकदम, और ऊपर से अगर हम वायु का संयोग होगा तो और वो भड़केगी। ठीक है ना, तो उसको क्या है खाना चाहिए। अगर उसको खाना नहीं मिलता है तो जो हमारी वो रस धातु है, मतलब कि जो धातुओं में जो सबसे फर्स्ट धातु है उसका क्या करेगी, उसको जला डालेगी। इस तरह करते करते वो सब धातुओं को जला डालेगी अगर उसको कुछ ऐसा नहीं मिलता है खाने को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हेमंत ऋतु में आहार। ठीक है ना,
कौन से आहार देने चाहिए। सबसे पहले तो ये आता है कि हेमंत ऋतु बोल दो या तुषार समय बोल दो, ठीक है ना। तो ये किसका है, हेमंत का पर्याय ही है, ठीक है ना, तुषार समय। अब उन्होंने बोला कैसा देना है, तो उन्होंने बोला स्निग्ध अम्ल लवण, ठीक है, वही देना कि जो पहले 3 वाले जो कफ वर्धक आहार विहार वही आगे, स्निग्ध देना है, अम्ल देना है और लवण देना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि बिलेशा नाम, ठीक है ना, बिलों में रहने वाले जो जीव हैं उनका मांस खाना है, ठीक है ना। बिलेशिया नाम मांसानी, ठीक है ना, तो उनका मांस खाना है। उसके बाद भक्ष्य मदिरा, अगर जो मांस खा रहे हैं तो उसके साथ क्या मदिरा, सिद्धू और मधु साथ में लेना है, ठीक है। और तेल लेना है और क्या है, नया चावल आप खा सकते हैं। होता क्या है, एक नया ओदन होता है, मीन्स नया एक नया गेहूँ या नया जो चावल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े गुरु होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू पुराने। मोस्टली ये बोला जाता है कि नया नहीं लेना क्योंकि वो कफवर्धक होता है, लेकिन आप लोग हेमंत ऋतु में ले सकते हैं क्योंकि उसमें कफवर्धक आहार विहार ही खाने हैं, वरना जो रस धातु है उसको क्या करेगी, ये खराब कर देगी। नेक्स्ट बोल दिया विहार, ठीक है। एक होता आहार, हमें क्या क्या खाना चाहिए, विहार मीन्स हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तेल में क्या है, तेल से सिर को मर्दन कर देना चाहिए। और साथ में क्या बोला, जन ताक स्वेद, जब हम स्वेद का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें स अग्नि स्वेद और निरग्नि स्वेद आता है, ठीक है। निरग्नि जो स्वेद 10 प्रकार का, स अग्नि जो होता है 13 प्रकार का, तो उसमें जन ताक स्वेद स अग्नि में माना गया है, ठीक है। और क्या है, उष्ण ग्रह, मतलब कि क्या है, हमें उष्ण ग्रह वाले में बैठना चाहिए। ठंड है तो बाहर, तो उष्ण ग्रह में बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आलिंग, ठीक है ना, आलिंग्य गुरु दग्धि अंग, इसमें ये बोला कि मैथुन करने को बोला गया कि वो भी क्या है, श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। एक जो वर्ड दैट इज क्या बोला है, दैट इज अ प्रकामम च निषेवेत, ठीक है, मैथुन वही बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिशिर आग में, देखो अगर वर्ड आ जाता है हमारे पास कि शिशिर आग में, तो ये शिशिर के लिए नहीं है, ये हेमंत के लिए वर्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, शिशिर आग में इज फॉर हेमंत ऋतु, ठीक है ना। वर्ड आ जाए शिशिर आग में तो वो किसके लिए, तुषार आ जाए, शिशिर आग में आ जाए, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हेमंत ऋतु उसके लिए तुषार समय, शिशिर आग में और हिम आग में ये वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या आ जाता है नेक्स्ट। उन्होंने बोला है कि हेमंत ऋतु में वर्जीय आहार, तो हेमंत ऋतु में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें वर्जन करना है। तो आ जाता है कि वातानी लघुनानी च, क्या आ जाता है, वातानी लघुनानी च, ठीक है। हमें क्या है, कौन सी चीज़ों का वर्णन करना चाहिए, वातानी लघुनानी च, वातवर्धक जो आहार विहार है, जो लघु आहार है उसको क्या है, नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट अगला था प्रवातम, इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड, दैट इज अ प्रवातम। उसके बाद प्रवातम, प्रवातम का मतलब क्या होता है, तीव्र वायु, ठीक है ना, क्या जाता है, तीव्र वायु। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको खाना है तो क्या खा सकते हैं, दैट इज़ अ उन्मंथ, उन्मंथ, उन्मंथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उन्मंथ नहीं खाना चाहिए। उन्मंथ क्या होता है, एक सत्तू होता है, क्या होता है, सत्तू, ठीक है ना, जल में घुला हुआ सत्तू, उसको क्या बोल देते हैं, उन्मंथ बोल देते हैं। देखो यहाँ लास्ट में भी क्या बोला हुआ है, लास्ट में बोला हुआ है हिम आगमन, ठीक है ना, हिम आगमन, आगमे। नेक्स्ट अगला आ जाओ शिशिर, तो शिशिर में क्या बोला, शिशिर भी उन्होंने बोला कि हेमंत शिशिर और तुल्य, शिशिर अल्प विशेष्यम, ठीक है। अगर हेमंत और शिशिर दोनों सेम है, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं तो जो शिशिर है वो क्या है, उसमें थोड़ी सी अलग क्या होती हैं, कुछ थोड़ी विशेषताएं अलग मानी गई हैं दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, दोनों ही क्या है, सेम होते हैं। तो इसमें क्या बोला कि रोक्ष्य अदानम, अब देखो कि जैसे जैसे अदान काल स्टार्ट होगा, क्योंकि हेमंत ऋतु तो विसर्ग काल की थी, अब शिशिर ऋतु अदान से, तो उन्होंने बोला कि शिशिर होने, अदान होने के कारण क्या है, इसमें क्या है, रुक्षता आ जाती है, ठीक है, रुक्षता आ जाती है। और मेघ वायु वर्षा होने के कारण विशेष क्या है, शीत पड़ती है। वहाँ देखो हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ अ प्रवातम, ठीक है, प्रवातम था वर्ड, क्या था, प्रवातम। और इसमें क्या आ जाता है, दैट इज़ अ निवातम, मीनिंग सेम है। प्रवातम का मतलब बोले कि तीव्र वायु नहीं लेनी है, और निवातम का मतलब ऐसे स्थान पर बैठना जहाँ वायु ना आती हो, ठीक है। उसके बाद उष्ण घर में बैठना, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है, इसमें वर्ज्य क्या क्या बताए गए हैं।
तो देखो वहाँ क्या आ जाता है, वातानी लघुनानी च, बस इतना है। लेकिन यहाँ क्या आ जाता है, कटु तिक्त कषाय यानी वातानी लघुनानी च, बस इतनी बात इन्होंने बोली गई है। ठीक है, इस तरह क्या हमारा जो शिशिर, हेमंत और जो शिशिर है वो ऋतुएं ख़त्म होती हैं। अब जो नेक्स्ट आ जाती है वो आ जाती है बसंत ऋतु।